हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, इन सब टर्म्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आज जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर, और बहुत सरल है। जब हम वो सब चीज़ें समझ चुके हैं तो ये जो प्रश्न है बहुत सरल है, बहुत इजी गोइंग में आप लोग कर लेंगे। तो वो प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। प्रश्न आपका बनता है, सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आता है कि आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है, और इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है, अधिकतर बनता है। एक साल छोड़ के एक साल ये हमेशा पूछा जाता है और बहुत सरल है। अभी आप देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपका एक सेल है, ये सेल लिया हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। अब आंतरिक प्रतिरोध इसमें अंदर नहीं बताते हुए हमने बाहर इसको सर्किट में शो किया है कि स्मॉल r से बताया है। ये स्मॉल r जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये विद्युत वाहक बल जो है E, EMF जिसको हम बोलते हैं, वो E से बताया है। तो ये पूरा सेल है। इस सेल को हमने जो प्लस वाला सिरा है इसको एक रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध जो बाहर से रेजिस्टेंस लगा जोड़ा है वहाँ से एक कुंजी से जोड़ के, और ये परिपथ हमने पूरा किया है। ये परिपथ जब हम इसके अंदर पूरा करते हैं तो इसके अंदर एक विद्युत धारा फ्लो होती है। मान लीजिए वो विद्युत धारा I है, I विद्युत धारा इसके अंदर से बहती है। ऐसी स्थिति में हम ये मान लें कि जो हमारा जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल E है, उसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और बाहर से जो रेजिस्टेंस लगाया गया है उसकी वैल्यू R है, कैपिटल R है ना। आंतरिक प्रतिरोध की स्मॉल r है और बाहर वाला जो प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू कैपिटल R है। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना का सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, सेल का विद्युत वाहक बल E है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। अब यदि हम इस पूरे परिपथ की बात करें कि पूरे परिपथ के अंदर कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो बाहर वाला रेजिस्टेंस तो कैपिटल R है, और सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो दो कुल पूरे अगर सर्किट की बात कर रहे हैं कि पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस टोटल कितना है, तो ये और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। ये हम पहले, इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एक एग्जांपल लेके भी बताया था कि यहाँ 4 वोल्ट खर्च होता है, यहाँ 2 वोल्ट खर्च होता है, इस टाइप से। तो अगर पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो दोनों रेजिस्टेंस काम में आ रहे हैं। जब करंट फ्लो हो रहा है तो 4, मान लीजिए ये R है और ये स्मॉल r है, तो कुल जो रेजिस्टेंस है पूरे का, वो दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। तो अब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए आप, कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका बाह्य प्रतिरोध R प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस R। ये जो है पूरे विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब ओम के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं ओम के नियम से, कि जो बहने वाली धारा है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर या E अपॉन आर। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है आपका E बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस R। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, ये समीकरण आपकी हो गई 1। देखिए फिर से ओम के नियम से जो धारा I बराबर क्या होती है, अगर परिपथ के पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं तो कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर मतलब इसके बाहर वाला जो विभवांतर है वो हमने माना है कि वो कितना है V है। बाहर वाला जो विभवांतर है वो कितना है V है, जिसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का आंतरिक नहीं, इससे बाहर वाले जब करंट फ्लो हो रहा हो तब इन दोनों सिरों पर अपन पॉइंट रख के देखें तो बाहर का जो विभवांतर जिसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं वो यदि हमने V माना है, तो ऐसी स्थिति में सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन जो बाहर का प्रतिरोध है, खाली बाहर का कितना प्रतिरोध लग रहा है R, तो R। ये I कौन सा हो गया, जो बाहर फ्लो हो रहा है। लेकिन अब हम पूरे परिपथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर वाले सिरे की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ का जो विभवांतर है वो V है
आई धारा तो बह ही रही है और रेजिस्टेंस अब कितना है इसके लिए, V के लिए रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो ऐसी स्थिति में I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट्स इक्वेशन सेकंड। ये समीकरण 2 हम दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से यदि हम बात करें दोनों को लेके कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों आई आई है तो दोनों आई आई को हम बराबर रख लें। समीकरण 1 व 2 से E अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन R, R प्लस R स्मॉल r, R प्लस R स्मॉल r तो V अपॉन R। अब इसको आप जो है क्रॉस गुणा करें तो ये आपका आ जाएगा R इज इक्वल टू वी आर प्लस वी, या और इसको डायरेक्ट लिख लेंगे अपन तो V इंटू आर प्लस आर। हमको पहले आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निकालना है तो इस V को इधर ले आएं अपॉन V इज इक्वल टू आर प्लस आर, इस R को भी इधर ले आएं माइनस R इज इक्वल टू स्मॉल r, या स्मॉल r इज इक्वल टू, इसको इधर लिया, इसमें से R कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ बच गया आपका E अपॉन V माइनस 1। यह आपके सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी बोल सकते हैं इसको, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। यदि ये सिर्फ इतना पूछा जाए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस टाइप का यदि प्रश्न आता है तो हमको इस तरीके से यहाँ तक लाके उसको सॉल्व करना है और ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक फाइंड आउट हो गया है। अब इसका जो सेकंड जो रिलेशन वाली बात कर रहे हैं, जो करंट के साथ रिलेशन निकालने की बात कर रहे हैं, धारा के साथ जो संबंध निकालने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको वापस समीकरण 1 पर जाना पड़ेगा। देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। समीकरण 1 से अब हम वापस यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 पे हमको वापस जाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R है ना। इसमें भी क्रॉस गुणा अपन करें तो I इंटू R प्लस R इज इक्वल टू E, गुणा कर दें अंदर तो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E, और आई आर क्या होता है, चूँकि V इक्वल टू आई इंटू आर ये होता है समीकरण 1, समीकरण 2 में हमने दिया है, समीकरण 2 से V इक्वल टू आई आर होता है समीकरण 2 से अगर अपन देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V प्लस आई इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E, है ना। तो अगर आप बात कर रहे हो इसकी वोल्टेज वाली बात अगर आप करते हो या धारा वाली बात करते हो, इनमें संबंध की बात करते हो तो ये संबंध आपका हो जाता है, या इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन कि V इक्वल टू E माइनस आई आर, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं और ये ऊपर वाला भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको कल भी प्रैक्टिकली करके बताया था कि जो उसका टर्मिनल वोल्टेज है ना, और जो उसका जो इंटरनल वोल्टेज है, उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। हमने कल के उस एग्जाम्पल में देखा था, ये 4 वोल्ट था, ये 2 वोल्ट था और ये कुल मिला के 6 वोल्ट था। इस प्रकार का अपन ने पूरा पुराने वाला जो पिछला वीडियो था इससे पहले, उसके अंदर अपन ने ये रिलेशन आपको करके बताया था, प्रैक्टिकली पहले करके बताया था, थ्योरेटिकली आज बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से ये रिलेशन आपका होता है। तो ये आपका I विद्युत धारा, E विद्युत वाहक बल, R आंतरिक प्रतिरोध और V टर्मिनल विभवांतर या खाली विभवांतर इसमें संबंध को दर्शाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है और बहुत सरल है। क्या करना है अपने को, सबसे पहले पूरे परिपथ की बात करते हैं, पूरे परिपथ के प्रतिरोध की बात करते हैं। पूरे परिपथ का प्रतिरोध R प्लस R होता है। ऐसी स्थिति में हमको I निकाल के देखना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देख देना है। सेकेंडली हम टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, इसको इक्वेशन 2 दे देना है। फिर दोनों I है, इसलिए समीकरण 1 और 2 लेके और दोनों को बराबर रख के क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करके स्मॉल r की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है। तो स्मॉल आर ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हो गया। और फिर सेकेंडली हमको जो इनमें रिलेशन की बात जब हम करते हैं तो वापस हमको आना है समीकरण 1 पर, इसका क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस गुणा करके और जो है फाइनल रिजल्ट आपका V इज इक्वल टू E माइनस IR निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी के अंदर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर या जिसको टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर, ये प्रश्न भी कभी कभी एमपी बोर्ड के अंदर पूछा गया है। और चूँकि ये तो हम समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए खाली एक उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी तुलना करते हुए हमको देखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है दोनों की परिभाषा लिखना है अपने को तुलना करते हुए। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है ये हम आपको समझा चुके हैं। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? विद्युत वाहक बल जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव होता है या विभव में जो अंतर होता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जबकि विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उस समय उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभव का अंतर होता है उसको विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो पहला तो दोनों की आपको क्या करना है, परिभाषा लिख देना है। फिर दूसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है कि अस्तित्व, इसके अस्तित्व में बात है कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब रहता है, कब तक रहता है। तो अस्तित्व परिपथ भंग होने पर भी रहता है, अर्थात जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है उसके अंदर, सेल बाहर पड़ा हुआ है, उसको परिपथ के अंदर हमने यूज़ भी नहीं कर रखा है, परिपथ पूरा तोड़ दिया हमने, भंग कर दिया, तब भी इसका अस्तित्व रहता है विद्युत वाहक बल का। जबकि तुलनात्मक इसकी बात करें तो परिपथ जैसे ही भंग करोगे करंट प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तो इसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से यदि आपने करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो कहीं पे भी यहाँ पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा है अंदर, तो विभव में अंतर आएगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न ही नहीं होगा, तो आपका पूरा के पूरा ये अस्तित्व इसका ख़त्म हो जाएगा। तो दो टर्म अपन ने लिए, पहले में डेफिनेशन लिखना है, दूसरे में उसके अस्तित्व की बात करना है कि वो कब रहता है कब नहीं रहता है, दोनों की तुलना की। तीसरा, इस शब्द का उपयोग मतलब विद्युत वाहक बल या ईएमएफ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अधिकतर हम सेल, बैटरी, डायनमो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ईएमएफ या विद्युत वाहक बल की बात की जाती है। जब सेल, बैटरी या डायनमो की बात की जाती है तो विद्युत वाहक बल की बात की जाती है। विभवांतर का शब्द का उपयोग हम कहाँ करते हैं? विभवांतर शब्द का उपयोग हम कोई भी दो पॉइंट होते हैं किसी परिपथ के अंदर, किसी सर्किट के अंदर दो बिंदु ले लिए जाते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवों का जो अंतर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम विभवांतर शब्द का यूज़ करते हैं। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। पहले हमने बात करी परिभाषा की, दूसरे उसके अस्तित्व की, और तीसरा उस शब्द का उपयोग, जो टर्मिनोलॉजी ली गई है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। चौथा विद्युत वाहक बल जो है बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत वाहक बल सेल का होता है, इसलिए बाहर ये रेजिस्टेंस लगा है या नहीं लगा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। विद्युत वाहक बल सेल का होता है तो बाह्य प्रतिरोध का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ जो रेजिस्टेंस बाहर लगा हुआ होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जो भी इक्विपमेंट हैं, उन सब का प्रभाव विभवांतर पर पड़ेगा, उन सब का प्रभाव टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर पड़ेगा। तो बिंदुओं के बीच उपस्थित प्रतिरोध चाहे वो कितने भी हो, उन सब पर यह निर्भर करता है। मतलब कितना वोल्टेज है, कितना रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से वोल्टेज या करंट का मामला इसमें रहता है। पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह विभवांतर से बड़ा होता है, क्योंकि हमने कल एग्जाम्पल में बताया था कि ये 6 वोल्ट है ना, यहाँ हमने बताया था कि ये 6 वोल्ट इसका ईएमएफ है और यहाँ पे आ रहा है आपका 4 वोल्ट आ रहा है। तो हमेशा ये जो है ईएमएफ जो है वो बाहर वाला जो टर्मिनल वोल्टेज है या जो विभवांतर है उस विभवांतर से ये ईएमएफ सदैव बड़ा रहेगा, है ना। और यह उल्टी बात करें तो यह सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा रहता है। जो आपका विभवांतर है या टर्मिनल विभवांतर है वो हमेशा विद्युत वाहक बल से छोटा रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ जाएंगे बाहर रेजिस्टेंस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उसमें खर्च होगा।
इसके बाद में जो इसका छठा और आखिरी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको समझ में आएगा कि इसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके कारण? मतलब ये बाप है, विद्युत वाहक बल बाप है, ये बेटा है। तो इसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके कारण? ईएमएफ के कारण। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? तो विद्युत वाहक बल वाले पॉइंट में हम लिखेंगे इसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि विभवांतर वाले में क्या होती है कि जब धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है ना। जब ईएमएफ होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो ही किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभवों में अंतर हमको देखने को मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट इसके हैं, 6 पॉइंट हैं। पहला परिभाषा की बात करते हैं, दूसरे उसके अस्तित्व कब तक रहता है उसकी बात करते हैं, तीसरा वो जो टर्म है या शब्द है वो कहाँ उपयोग में लाया जाता है उसकी बात करते हैं, चौथा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका क्या इस पे इफेक्ट होता है दोनों पे उसकी बात करते हैं, पाँचवें में जो है कौन किससे बड़ा है इसकी बात करते हैं, और छठे में कौन किसका बाप है इसकी बात करते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करे हैं। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, साथ ही साथ जो अभी हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, हो सकता है आपको परीक्षा में ये लिखना पड़े इन दोनों में से एक। ठीक है, तो ऐसी आशा है कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो तो फिर मैं वही कहूँगा, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।